हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बात करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी ट्रेड होगा इंडिया में, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं लगा सकता है। ओके, आर्टिकल 301 यही बोलता है कि जो ट्रेड होगा पूरे इंडिया में वो फ्री रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बोले कि एप्पल्स की इम्पोर्ट, अगर सपोज हिमाचल से जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स आने हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती है कि इन एप्पल्स पे 50% टैक्स लगेगा बिकॉज ये हिमाचल से आ रहे हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हम कर सकते हैं जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जिसका आर्टिकल 302 है वो ये बोलता है कि यस, पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस को, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगा सकता है विच इफेक्ट्स ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यू कैन से आर्टिकल 302 इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन टू आर्टिकल 301। अब आर्टिकल 302 का एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल कोविड कोविड के टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। सपोज कि अगर जो ट्रक्स हैं वो एक सर्टेन टाइम तक ही चल सकते हैं, उसके बाद नहीं चल सकते हैं, इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस। ये सब चीज़ों के ऊपर कोविड के टाइम में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आई थी, काफ़ी दुकानों को बंद करने के लिए भी बोला गया था। तो ये सब पार्लियामेंट ने कैसे कर पाई? ये आर्टिकल 302 की जो ऑपरेशन है उसकी वजह से कर पाए हम। अब हम आते हैं आर्टिकल 303 के ऊपर। ये बोलते हैं कि कोई भी स्टेट को, ना ही पार्लियामेंट को ये पावर है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा हो, जो हमने एग्जांपल लिया जम्मू एंड कश्मीर वाला, कि कोई ऐसा जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बोल दे कि कोई भी एप्पल जाएंगे किसी भी स्टेट से, उनके ऊपर 50% ड्यूटी लगेगी। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कर सकती है कश्मीर की गवर्नमेंट, ओके, या कोई और भी स्टेट गवर्नमेंट। अब हम आते हैं क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ तेलंगाना में वीट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो ऐसा पार्लियामेंट जो है वो ऐसा लॉ बना सकती है जो कि ये बोले कि जितनी भी वीट प्रोड्यूस हो रही है साउथ इंडिया में, वो सारी की सारी वीट आपको तेलंगाना में ही भेजनी है, वहीं पे आपको उसको सेल करना है। अब ये जो वीट मैन्युफैक्चरर्स है साउथ इंडिया के, उनके ऊपर इस एक काइंड ऑफ ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन है, बट स्टिल बिकॉज देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वीट इन तेलंगाना, तो उसको मीट करने के लिए लॉ बनाया पार्लियामेंट ने। तो ये जो लॉ है ये वैलिड होगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 304 के ऊपर। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ पंजाब में वीट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 5% टैक्स है, ओके। तो अगर स्टेट ऑफ पंजाब चाहे तो वो ऐसा भी बोल सकती है कि जो भी वीट आएगी पंजाब के अंदर उसको भी 5% टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। तो जो भी स्टेट से ये वीट इंपोर्ट होगी, वहाँ पे भी जिनको भी इंपोर्ट करना है दे विल हैव टू पे 5% ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, ओके, तो ये वैलिड होगा। यही आर्टिकल 304 का एसेंस है। इसका बी बोलता है कि अगर कोई स्टेट चाहे तो वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। बट अगर ये रिस्ट्रिक्शंस को लगानी है देन उसको प्रीवियस सैंक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है वो लेना पड़ेगा, तभी वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो यही हमारा आर्टिकल 304 बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 305 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने से पहले ही इनैक्ट हुआ हुआ है, उस लॉ को आर्टिकल 301 और आर्टिकल 303 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगी, ओके। अब जो आर्टिकल 306 है ये रिपील हो चुका है एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू रीड दिस। अब हम आते हैं आर्टिकल 303 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी ऐसी अथॉरिटी का गठन कर सकती है जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जो प्रोविजंस हमने पढ़े थे अभी ऊपर,
फ्रीडम ऑफ ट्रेड के फर्दरेंस के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसी अथॉरिटी का वो गठन कर सकती है पार्लियामेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 307 सेज। अब हम आते हैं इसके पार्ट 14 के ऊपर, जो कि बात करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। अब आर्टिकल 308 जो है इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, सो वी डोंट हैव टू रीड दिस। अब हम आते हैं आर्टिकल 309 के ऊपर। इस सिंबल से आप बोलते हैं कि जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, ओके, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिक एक्ट्स स्टेट और सेंटर बना सकती है, और बने भी हुए हैं। काफी सारे स्पेसिफिक एक्ट्स बने हुए हैं दैट रेगुलेट द सर्विसेज ऑफ दीज पब्लिक सर्वेंट्स। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 310 के ऊपर। आर्टिकल 310 बोलता है कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट में डिफेंस या फिर सिविल सर्विसेज में पर्सन्स रिक्रूटेड है, ओके, उनका टेन्योर क्या होगा? उनका जो टेन्योर है वो जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन करप्ट है, पब्लिक सर्वेंट करप्ट है, तो प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं। ओके, और अगर यही डिफेंस या फिर सिविल सर्वेंट स्टेट के हैं, स्टेट ने उनको एम्प्लॉय किया हुआ है, तो फिर जब तक गवर्नर चाहे तब तक ये पर्सन जो है वो काम करेंगे एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, तो यही हमारा आर्टिकल 310 बोलता है। आर्टिकल 311 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि अगर सपोज एक आईएएस ऑफिसर को एक सुपीरियर अथॉरिटी ने अपॉइंट किया हुआ है, ओके, अब इन्हीं आईएएस ऑफिसर को इस अथॉरिटी से नीचे का कोई भी पर्सन हटा नहीं सकता। तो कोई इंफीरियर पर्सन जो है वो आईएएस ऑफिसर को ये रिमूव नहीं कर सकते हैं सर्विस में से। जो सुपीरियर अथॉरिटी है या तो ये हटा सकते हैं, या फिर इनके ऊपर कोई अथॉरिटी होगी, उनके पास ये पावर है टू रिमूव दिस और टू सस्पेंड दिस आईएएस ऑफिसर। ओके, ऑब्वियसली ये रिमूवल करने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 312 के ऊपर, जो कि बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, यानी कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। आर्टिकल 312 बोलता है कि अगर आपको कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, देन इन दैट केस आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो है कंसेंट लेना पड़ेगा। ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को एक प्रपोजल पास करना पड़ेगा, तभी एक ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो एस्टैब्लिश हो सकती है। वी नो दैट काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम राज्यसभा बोलते हैं। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि किसका कंसेंट चाहिए होगा टू एस्टैब्लिश अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो हमको यहाँ पे लिखना है राज्यसभा, और कितने मेंबर्स को राज्यसभा के एग्री करना पड़ेगा इसके बारे में भी आर्टिकल 312 बोलता है। इट सेज दैट नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इतने मेंबर्स को कंसेंट करना पड़ेगा, तभी एक नई ऑल इंडिया सर्विस बन सकती है। तो प्रीलिम्स में आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम आते हैं आर्टिकल 312A के ऊपर। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो स्पेसिफाइड यहाँ पे सर्विसेज हैं, इनके सर्विस कंडीशंस में आपको कुछ बदलाव करना है, इन दैट केस पार्लियामेंट ही वो काम कर सकते हैं। तो इसको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं आर्टिकल 313 के ऊपर। ये बोलता है कि जो भी ऑल इंडिया सर्विस या अदर काइंड ऑफ सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्ट करती थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी एग्जिस्ट करेगी, अनलेस और अनटिल पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर सर्विस की हमको जरूरत नहीं है। ओके, अब 314 जो रिपील हो चुका है। नाउ वी विल कम टू 315। ये बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। अब आपको आर्टिकल नंबर याद रखना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। यू विल हैव टू टेक आर्टिकल 315। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लें
कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, देन यू विल हैव टू रिमेंबर दैट आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करता है। तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं आर्टिकल नंबर वाले। अब हम आते हैं आर्टिकल 315 के ऊपर। ये बोलता है कि subject to the provisions of this article, there shall be a public service commission for the union and public service commission for each state। तो आपको पता होगा कि पीसीएस जो होते हैं, पीसीएस जो होते हैं वो यूनियन के लेवल पे भी होता है और स्टेट के लेवल पे भी उसके एग्जाम्स होते हैं। ओके, तो हर एक स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ओके, एंड यूनियन पब्लिक सर्विस के बारे में तो पता ही है, जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो यूपीएससी के एग्जाम निकालते हैं तो वो यूनियन पब्लिक सर्विस का पार्ट होते हैं। अब इसमें और भी कुछ बातें बोली गई हैं कि अगर दो स्टेट्स चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों स्टेट्स की एक सिंगल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हो, ऐसा वो बोल सकते हैं। अगर कोई स्टेट बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो ये चीज़ बोल सकता है कि दो छोटे स्टेट्स आपस में मिला के एक पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम आते आर्टिकल 316 के ऊपर। इसमें हमको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस में अगर आप उसके मेंबर हैं या फिर उसके आप सर्विसेज में रिक्रूटेड है, देन आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। एंड अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस में रिक्रूटेड है, इन दैट केस गवर्नर विल अपॉइंट यू। इसमें एक और चीज़ क्लॉज 2 बोलता है, इसको भी हम को याद रख सकते हैं कि अगर एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर अपॉइंटेड है तो उनकी रिटायरमेंट एज इज 65 ईयर्स। एंड अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है या उनके कोई अथॉरिटी है, देन उनकी रिटायरमेंट एज होगी 62 ईयर्स। ओके, तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज आप ऐसे याद रख सकते हो उसको, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, जो कि जिनका जजमेंट है पूरे इंडिया में फॉलो होता है, तो वहाँ पे 65 ईयर्स की रिटायरमेंट एज है। एंड हाई कोर्ट जो है, जो कि स्टेट के लेवल पे एस्टैब्लिश हुआ हुआ है, हाई कोर्ट हैज द रिटायरमेंट एज ऑफ 62 ईयर्स। तो इसको आप एजेस को ऐसे याद रख सकते हो। अब हम आते हैं आर्टिकल 317 के ऊपर। आर्टिकल 317 ये बोलता है कि अगर आपको एक पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को हटाना है तब आप तभी हटा सकते हो व्हेन प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज अप्रूवल। तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि इन मेंबर को वो हटा सकते हैं, बट बिफोर दैट प्रेसिडेंट हैज टू बी सेटिस्फाइड कि ये जो मेंबर है इन्होंने एक मिसबिहेवियर की है, और इस मिसबिहेवियर की जो पुष्टि है वो सुप्रीम कोर्ट को भी करनी पड़ेगी। इन दैट केस ओनली द प्रेसिडेंट कैन रिमूव सच अ पर्सन। ओके, तो यही हमारा 317 बोलता है। यही चीज़ हमको इसमें बस याद रखनी है। अब हम आते आर्टिकल 318 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन दैट केस जो भी रूल्स वगैरह होंगे उस कमीशन के वो प्रेसिडेंट फॉर्मुलेट करेंगे। एंड अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो जो रूल्स हैं वो गवर्नर फॉर्मुलेट करेंगे। ओके, तो यही 318 बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 319 के ऊपर। ये बात करता है बार ऑन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स। जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तब ये दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के साथ स्पेसिफिक स्फीयर्स में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हर पर्सन के लिए अलग है। चेयरमैन के लिए अलग रिस्ट्रिक्शन है और मेंबर के लिए अलग रिस्ट्रिक्शन है। तो ये आर्टिकल 319 में गिवन है। अब हम आते आर्टिकल 320 के ऊपर, जो कि बात करता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में। अब इनकी ड्यूटी क्या होगी? इनकी ड्यूटी होती है कि जो हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे आईएएस ऑफिसर के जो एग्जाम्स होते हैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है। ओके, चाहे यूनियन गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, डिपेंडिंग ऑन हु इज कंडक्टिंग। तो ये जो काम है ये पब्लिक सर्विस कमीशन का ही होता है। ओके, और भी कुछ इसमें पावर्स के बारे में गिवन है, बट यू डोंट हैव टू एक्चुअली
रिमेंबर ऑल दीज पावर्स। ओके, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 320 में इनके पावर्स के बारे में गिवन है। को आप रीड कर सकते हो इफ यू वांट, बट इट्स नॉट वेरी नेसेसरी फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते आर्टिकल 321 के ऊपर। ये बात करता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इनकी पावर को बढ़ा भी सकती है। ओके, इनको एडिशनल फंक्शंस भी दे सकती है हमारी पार्लियामेंट। एंड अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उनके पास पावर होगी टू गिव सम एडिशनल ड्यूटीज टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 322 पे हम आते हैं, जिस सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी सैलरीज वगैरह होंगी मेंबर्स की, ये जाएंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर स्टेट में से। अगर स्टेट के मेंबर्स है तो स्टेट से जाएगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 323 पे। ये बोलता है कि जो भी रिपोर्ट होगी पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये प्रेसिडेंट को सबमिट होगी। एंड प्रेसिडेंट ये जो रिपोर्ट है इनको सबमिट करेंगे पार्लियामेंट में। ओके, इनको ले डाउन करेंगे वो पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। अब हम आते आर्टिकल 323A के ऊपर। एंड यहाँ से हमारा पार्ट 14A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। ये बात करता है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही याद रखना है कि आर्टिकल 323A में जो सर्विस से रिलेटेड मैटर्स होंगे उनके ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करी गई है। यानी कि कोई भी सर्विस से रिलेटेड इशू होता है उनमें एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया है जो कि वही मैटर्स को सुनेंगे, सर्विस के मैटर को ही सुनेंगे वो ट्रिब्यूनल्स। तो इनके बारे में आर्टिकल 323A बात करता है। एंड बाकी कोई और इशू होता है, कोई भी और इशू होता है, उनके बारे में अगर आपको ट्रिब्यूनल बनानी है देन आर्टिकल 323B वो बात करते हैं फॉर इंस्टीट्यूटिंग दोज ट्रिब्यूनल्स। जैसे कि अगर इनकम टैक्स का कोई मैटर हो गया तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जो है वो आर्टिकल 323B के अंडर फॉर्म हुई है। लेकिन कोई भी सर्विस का इशू होता है तब जो ट्रिब्यूनल फॉर्म होगी वो आर्टिकल 323A में फॉर्म होगी। तो आपको बस यही चीज़ याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं पार्ट 5 के ऊपर जो कि बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में। आर्टिकल 324 पर हम आते हैं। ये बोलते हैं कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, किन किन टाइप के इलेक्शन से करवा सकते हैं। तो ये करवा सकते हैं हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शंस, स्टेट के इलेक्शंस, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होने हैं उनको भी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाती है। इनके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं इनको भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाती है। अब जो मेंबर्स होंगे इलेक्शन कमीशन के ये कौन कौन होंगे? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इनके अलावा और भी इलेक्शन कमीशन हो सकते हैं, इनका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। जितने प्रेसिडेंट चाहें उतने इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो अपॉइंट वो कर सकते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक ही होगा। तो यही चीज हमको इसमें बस याद रखनी है। अब एक और चीज इसमें समझने वाली है कि अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है इन दैट केस जो ग्राउंड्स हैं वो क्या होंगे? वो सेम ग्राउंड्स होंगे जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए गिवन है। ओके, तो जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को इजीली हटाया नहीं जा सकता है, हमने पढ़ा था इम्पीचमेंट का प्रोसेस। सेम वे में जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको भी आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। ये जो प्रोविजन है ये इसलिए गिवन है ताकि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी इंडिपेंडेंस पे कोई शक ना हो, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहें और उनके ऊपर ये तलवारें लटकती रहे कि मैं तो कभी भी हटाया जा सकता हूँ। ओके, और अगर कोई नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर है तो तभी हटाए जा सकते हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एग्री करेंगे। अब हम आते आर्टिकल 325 के ऊपर। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल
for inclusion in or to claim to be included in special electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex. तो इन ग्राउंड्स के ऊपर आपको ये चीज़ मना नहीं कर सकते हो कि यू कैन नॉट वोट. आपको वोटिंग के लिए मना नहीं कर सकते हैं ऑन दीज स्पेसिफिक ग्राउंड्स. अब हम आता आर्टिकल 326 के ऊपर. ये बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में. यानी कि अगर आप 18 ईयर्स के हैं तभी आप वोट डाल सकते हैं. इस चीज़ के बारे में हमको आर्टिकल 326 बोलता है. ओके. और आपको वोट डालने से जो मना तभी भी करा जा सकता है इफ़ यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड, या आपके ऊपर क्राइम और करप्ट इलीगल प्रैक्टिस का जो है चार्जेस लगे हुए हैं. इन दैट केस एज वेल आपको मना किया जा सकता है दैट यू कैन नॉट कास्ट द वोट. अब हम आते आर्टिकल 327 के ऊपर. ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो टाइम टू टाइम रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग द डेलिमिनेशन ऑफ स्टेट्स, या स्टेट्स के इलेक्टोरल रोल के ऊपर भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है. ओके. डेलिमिनेशन क्या होता है कि जैसे कि जो स्टेट्स की अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो कितनी रहेंगी, कौन सी जगह रहेंगी, इसको हम बोलते हैं डेलिमिनेशन. अब हम आता आर्टिकल 328 के ऊपर. ये बात करता है पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर. अब जो हमारी स्टेट के लेजिस्लेचर है ये रूल्स बना सकती है, ये रूल्स बना सकती हैं कि जो इलेक्शन का प्रोसेस होगा स्टेट के अंदर वो किस टाइप से रहेगा, कौन से डेट को इलेक्शंस होंगे और कौन कौन इलेक्टोरल रोल में आ सकते हैं. इन चीज़ के ऊपर जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो रूल्स बना सकती है. अब हम आता आर्टिकल 329 के ऊपर. ये बात करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स. जो कोर्ट्स होते हैं वो अनरीजनेबली जो हमारे इलेक्शन के मैटर्स होते हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करते हैं. उसको हम रीड करते हैं. Notwithstanding anything in the constitution, the validity of any law relating to delimitation of constituencies or allotment of seats to such constituencies shall not be called in question in any court. Okay. तो डेलिमिनेशन से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो उसी स्पिरिट में ये आर्टिकल 329 हमें दिया गया. No election to either house of parliament or to the house or either house of the legislature of a state shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided by. अब अगर आपको कुछ ना कुछ चैलेंज करना ही है रिगार्डिंग द इलेक्शंस में कुछ गड़बड़ी हो गई या कुछ भी, आपको अगर इस चीज़ के बारे में कोर्ट में जाना है तब आप इलेक्शन पिटीशन के थ्रू ही जा सकते हो. जब आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करोगे देन यू कैन नॉट से दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो गलत तरीके से डिलिमिनेट हुई हैं, बिकॉज इस मैटर का तो क्लॉज ये बोलता है कि आप किसी भी हाल में कोर्ट में लेके जा ही नहीं सकते हो. ओके. बट यस इफ यू वांट टू चेक द फेयरनेस ऑफ द इलेक्शंस इन दैट केस यू कैन फाइल एन इलेक्शन पिटीशन. ओके. अब हम आते हैं पार्ट 16 के ऊपर. ओके. इसका आर्टिकल 330 पे हम आते हैं. ये बोलता है कि जो हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा है, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्टेन सीट्स जो है हमारी रिजर्व रहेंगी. आप देखते होंगे कि कुछ कुछ सीट्स जो होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट्स के जो पर्सन्स हैं वही भाग ले सकते हैं, एंड दैट इज बिकॉज आर्टिकल 330 सेज सो. अब हम आते आर्टिकल 331 के ऊपर. आर्टिकल 331 बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 पर्सन्स को लोकसभा में वो नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही से नहीं आ रही है तो. ओके. तो इसके बारे में आर्टिकल 331 बोलता है. अब एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? आप देखते होंगे जो पर्सन्स वैसे तो ब्रिटिश डिसेंट के हैं. ओके. उनके फादर मदर सब ब्रिटिश थे लेकिन वो इंडिया में ही रह गए हैं आफ्टर पार्टीशन. तो उनको हम
एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोलते हैं। एक बहुत फेमस मेंबर थे इस कम्युनिटी के, जिनका नाम था टॉम वॉल्टर। अब इनकी डेथ हो चुकी है, बट ही वॉज अ फेमस मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब हम आते हैं आर्टिकल 332 के ऊपर। ये बात करते हैं कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, इसमें भी सर्टेन काइंड ऑफ सीट्स कैन बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट्स एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। तो स्टेट के लेजिस्लेचर में भी इस सीट्स का रिजर्वेशन होगा। ओके, जस्ट हैव टू रिमेंबर द एसेंस ऑफ दीज प्रोविजंस, बिकॉज प्रीलिम्स में बस हमसे एसेंस ही पूछते हैं ऑफ दीज पर्टिकुलर आर्टिकल्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 333 के ऊपर। ये भी वही बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर गवर्नर चाहे तो एक मेंबर को, एक एक एंग्लो इंडियन मेंबर को स्टेट के लेजिस्लेचर में नॉमिनेट वो कर सकते हैं, अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो। अब हम आता है आर्टिकल 334 के ऊपर। ये बोलता है कि जो भी रिजर्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा है, इनका टेन्योर क्या होगा। ये 60 ईयर्स तक के लिए ही रखा गया था, बट आप देखते होंगे कि जब भी 60 ईयर्स हुए थे, तब जो हमारी पार्लियामेंट है, जो कैप है, उन्होंने 60 ईयर्स से बढ़ा दिया था। आई थिंक 80 ईयर्स कर दिया था। तो जैसे ही ये टाइम होने वाला खत्म होता है, तब एक अमेंडमेंट कर देते हैं और इस टेन्योर को बढ़ा दिया जाता है, एंड दिस रिजर्वेशन नेवर एंड्स। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 335 के ऊपर, जो कि बात करता है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट्स। अब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि आप रिजर्वेशन तो दे रहे हो, बट आपको मेरिट के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं करना है। तो एक काइंड ऑफ डिस्क्लेमर है इसमें 335 में कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, देन आपको मेरिट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके, अब हम आता आर्टिकल 336 के ऊपर। आप इसको देखोगे, देन यू विल फाइंड कि इसके अब कोई रेलेवेंस नहीं है, एंड इसको हमको पढ़ने की भी अब जरूरत नहीं है। आर्टिकल 337 में हम आते हैं, इसको भी आप देखोगे, देन यू विल फाइंड कि इसकी अब कोई रेलेवेंस नहीं है। अब हम आते हैं आर्टिकल 338 के ऊपर। ये बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। आपको इसमें सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि ये जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट की, ये कौन से आर्टिकल के अंडर फॉर्मुलेट हुई हुई है। तो ये आर्टिकल 338 के अंडर फॉर्मुलेट हुई हुई है। आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इनके मेंबर्स कौन है, जेयर मेंबर्स कौन है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम्स। बस आर्टिकल नंबर मैंने देखा है सबसे ज़्यादा पूछते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक कि इनके आप सिर्फ आर्टिकल नंबर याद कर लेना। एंड सेम इज विद आर्टिकल 338A। इसमें बात करी गई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका भी जो आर्टिकल नंबर है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब आर्टिकल 339 बोलता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो एक रिपोर्ट मंगवा सकते हैं फ्रॉम दीज कमीशंस कि इनका स्टेटस क्या है, हाउ वेल दे आर रिप्रेजेंटेड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इन चीज़ों के बारे में प्रेसिडेंट जो है वो रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 340 के ऊपर। ये बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है, ये एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो हमारी मंडल कमीशन थी, जिनने ओबीसी रिकमेंडेशन को रिकमेंड ओबीसी के जो रिजर्वेशन है उनको रिकमेंड किया था, उसको आर्टिकल 340 के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बिकॉज आर्टिकल 340 सेज सो, तभी वो कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ओके,